Hello everyone, welcome to the new session of class 9 and today I am here with the new topics. पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और उसमें साइटोप्लाज्म वगैरह, ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में भी हमने स्टडी कर ली थी। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं विद न्यू लेक्चर। पहले फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सेल ऑर्गेनेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल के बारे में बताओ तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और उनका स्पेशल फंक्शन होता है जिसकी वजह से सेल हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बन जाती है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल जो है वो टू टाइप के थे, ये भी हमने पढ़ा था। टू टाइप्स के कौन कौन से? एक जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी और एक जिनके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल और जहां पे मेम्ब्रेन एब्सेंट थी दैट वर कॉल्ड नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस में दो एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, एक था राइबोसोम और एक सेल राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन था? राइबोसोम के बारे में बताया था कि ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में पाया जाता है, प्लस ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। और सेंट्रोसोम के बारे में बताया था कि सेंट्रोसोम एक ऐसी स्ट्रक्चर होते हैं जो केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, वो भी एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवाइड जब होने वाली होती है एनिमल की सेल, तब ये विजिबल होता है सेंट्रोसोम्स। उसके पहले ये कभी भी सेल में विजिबल नहीं होते और ये प्लांट्स में टोटली एब्सेंट है, ठीक है। फिर जो मेम्ब्रेन बाउंड थे उनमें भी हमने टू कैटेगरीज देखी थी, एक जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन थी और एक जिनके पास डबल मेम्ब्रेन थी। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन से थे? जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन था वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये वो फोर ऑर्गेनेल्स थे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब जिनके पास केवल एक लेयर होती है फॉर द प्रोटेक्शन। और डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन से? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब सपोज अगर ये हमारा ऑर्गेनेल है तो इसके अराउंड में दो लेयर्स होंगी जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल ऑर्गेनेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। अब एक-एक सेल को, एक-एक सेल ऑर्गेनेल को डिटेल में अब डिस्कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला सेल ऑर्गेनेल हमारा क्या है? दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताऊं तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। इसमें केवल एक ही लेयर होती है फॉर प्रोटेक्शन, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थ्री अलग-अलग स्ट्रक्चर को कंपोजिट करके मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम देखें तो यहाँ हमें ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में दिख रहा है और ये इधर रेडिश पोर्शन है ना, ये दिखा रहा है कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक आरईआर और एक एसईआर, ठीक है। जो अलग-अलग कलर्स में विजिबिलिटी है ये शो करना चाहती है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना ओवरऑल दो अलग-अलग टाइप से मिलकर के बनता है। एक को बोलते हैं आरईआर, मतलब कि आरईआर कहने का मतलब है यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एसईआर का यहाँ पे मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये दो अलग-अलग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कंबाइन करके हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें भी कई अलग-अलग में स्ट्रक्चर्स मिलके बनते हैं, जैसे कि एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे सिस्टर्नी, ठीक है। एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं वेसिकल और एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर को मिला करके ना पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर बना होता है। जिसमें सिस्टर्नी वो कैसी अपीयर होती है? सिस्टर्नी के बारे में बताओ तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगी, ठीक है। ये है
ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स विजिबल होंगे। तो ये ट्यूब्यूल्स है हमारे, ये है हमारा वेसिकल और ये सिस्टर्न। इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला करके ये पूरा डायग्राम बना है, जिसमें से हमने पढ़ा ना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अभी डिस्कस होगा कि किस वजह से हम इसको रफ और स्मूथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये सिस्टर्नी वाला पोर्शन है ना, ये पूरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाता है। सिस्टर्नी से हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म होता है, आरईआर बनता है, बाकी ये दोनों मिलकर के हमारा एसईआर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वेसिकल और ट्यूब्यूल मिलकर के एसईआर का फॉर्मेशन करते हैं और इधर सिस्टर्नी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करती है। और जैसे हमारी बॉडी में होता है ना कि बोन्स मिलकर के स्केलेटल सिस्टम बनाती है और पूरे बॉडी को एक बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसी में पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाता है। वैसे ही सेल, एक जो सिंगल यूनिट है सेल, उसके अंदर भी उसके शेप को फिक्स करने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एक्ट एज अ स्केलेटल सिस्टम फॉर द सेल। जैसे हमारे बॉडी में हमारा बोन्स है स्केलेटल सिस्टम की तरह एक्ट करता है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए स्केलेटल सिस्टम की तरह एक्ट करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा और डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बोला है कि ये एक तरीके का क्या है, सेल ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो सेल्स में प्रेजेंट होता है, और एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो केवल यूकेरियोट्स में पाया जाता है। यूकेरियोट्स में क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे ना सेल में, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे वो केवल और केवल यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। यूकेरियोट्स have all membranous structures, ठीक है। यूकेरियोट्स जो है सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं। और रही बात प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स have only non-membranous structures, ठीक है। तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, इस अर्थ पे प्रोकैरियोट कौन है, केवल और केवल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो हमारी क्या है, प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट के पास ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे जिनमें मेम्ब्रेन टोटली एब्सेंट होगी, फुल्ली एब्सेंट, एक भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। और यूकेरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल, ठीक है। तो सिंगल और डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यूकेरियोट में पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो वो कहां पे पाया जाएगा, यूकेरियोट या प्रोकैरियोट? ऑब्वियसली यूकेरियोट में, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। इसलिए ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कहां पे होगा, यूकेरियोट्स ओनली, ठीक है, यूकेरियोट्स ओनली। अब यूकेरियोट में भी यूनिसेलुलर में भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर में भी हो सकता है, लेकिन यूकेरियोट में होना चाहिए यूनि प्लस मल्टीसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में होगा, बस होना क्या चाहिए सर, यूकेरियोट। प्रोकैरियोट अगर होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल यहां पे अलाउड नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। यूकेरियोट में प्लांट और एनिमल दोनों ही आते हैं, है ना। तो ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में इसे बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि हमने यहां पे देखा है। लेकिन प्लांट सेल में ना इसको बोला जाता है डेस्मोटिब्यूल्स। प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर नोन एज डेस्मोटिब्यूल्स, ठीक है। प्लांट सेल में इसे डेस्मोटिब्यूल कह दिया जाता है और एनिमल सेल में इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपली कहा जाता है, ठीक है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। इसका भी रीजन है, क्यों, बिकॉज़ दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, या दे आर मेम्ब्रेनस। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसलिए ये
प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, लेकिन अगर इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती तो ऑब्वियसली ये प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ये कैसा स्ट्रक्चर है जो कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब इसके पास ये, अगर हम समझे कि हमारा ईआर है तो इसके अराउंड सिंगल लेयर होगी जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। फिर नेक्स्ट इसके बारे में होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क लाइक एक्ट करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेटवर्क की तरह एक्ट करता है। नेटवर्क का क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब कि जैसे ये पूरे सेल को ना कवर करके रखता है, पूरी सेल के अंदर अपने आप को स्प्रेड करके रखता है और एक नेटवर्क बनाता है, मतलब सारी जगह पे अपने आप को कनेक्ट कर करके जोड़ के रखता है पूरे सेल में और स्केलेटल सिस्टम जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मतलब पूरे सेल में अपने आप को स्प्रेड कर देता है, स्प्रेड थ्रू आउट द सेल, पूरे सेल में ये स्प्रेड होता है। ठीक है, और प्रोवाइड स्केलेटन, प्रोवाइड स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर, पूरे सेल के लिए स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे सेल का जो शेप है वो एक फिक्स्ड शेप बन जाता है। ठीक है, टू मेक a fixed shape of cell। ठीक है, सेल के शेप को फिक्स करने के लिए ये स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर arises from nuclear membrane to plasma membrane, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है कि जैसे हमने पढ़ा है कि सेल में 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं जो सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस है, और फिर साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक मटेरियल है पूरे सेल में स्प्रेड होता है। तो ये क्या करते हैं ना, न्यूक्लियस के पास हमें पता है डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के बाहर 2 लेयर होती है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, और सेल की मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन भी है और यही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराइज होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक आकर के अटैच हो जाता है। थोड़ा इस तरीके से दिखेगा, जैसे सपोज ठीक है, सपोज अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारी अलग सेल है और ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की सिंगल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेवल करते हैं, ये है सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है हमारे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये पूरा ब्लैंक स्पेस में है साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक मटेरियल से फिल्ड होता है और इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्मिक एरिया। अब क्या है कि अगर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा ना तो वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगा कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होगा, मतलब कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेगा। ये
यहाँ से अराइजेशन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होगा और यहाँ से अराइज होते 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 ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक अराइज होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये था। और ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन हमें पता है जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन है उसे हम मेम्ब्रेन यहाँ कह रहे हैं, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको कौन बनाता होगा? उसको भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, कैसे? हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ा था तो हमें पता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बनी है? मेनली प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड मेन कंपोजिशन होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। और उन प्रोटीन और लिपिड को कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन प्रोटीन और लिपिड से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है, फॉर्म्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन प्रोटीन और लिपिड को कौन बनाता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि फॉर्म्ड बाय ठीक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया प्रोटीन और लिपिड और उस प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इसका एक फंक्शन है। कैसे? वो मैंने बता दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड से बनती है और वो प्रोटीन लिपिड सेल को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द साइटोप्लाज्म इन टू पार्ट। अभी हमने देखा कि ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, ठीक है, इसका एक पोर्शन मतलब इसने क्या किया? साइटोप्लाज्म हमारा ये ना, साइटोप्लाज्म को इसने क्या किया? डिवाइड कर दिया ना। अपना जो है एरिया, मतलब साइटोप्लाज्म की दो एरिया बनी, एक एरिया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है और साइटोप्लाज्म का एक एरिया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है। ऐसे विजिबल होगा ये एक एरिया, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसके बाहर पूरा साइटोप्लाज्म। तो ये वो एरिया है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आता है। साइटोप्लाज्म को इसने डिवाइड किया कुछ इस तरीके से इसने अलाइजेशन किया कि कुछ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इसके अंदर आ गया और कुछ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बाहर हो गया, है ना। ये इतना पार्ट साइटोप्लाज्म का कवर कर दिया और बाकी ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट हो गया, छूट गया। फिर इधर भी इतना पोर्शन कवर अप हो गया, इधर भी इतना पोर्शन कवर अप हो गया। ये इधर भी इतना पोर्शन साइटोप्लाज्म का कवर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, और इधर भी सिमिलरली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता हुआ दिख रहा है ना। साइटोप्लाज्म इधर डिवाइड होता चला जा रहा है टू पार्ट में। एक पार्ट जो रेड कलर से पूरा कवर हो चुका है और वो पार्ट क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक पार्ट जो ब्लैक है पहले की तरह वो है हमारा साइटोप्लाज्म, है ना। तो जो पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ चुका है, अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो चुका है। एक जो रेड पोर्शन है, ठीक है, और दूसरा जो ब्लैक कलर में अपीयर हो रहा है। ठीक है, रेड और ब्लैक कलर में हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो चुका है। रेड पोर्शन वो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ चुका है और ब्लैक पोर्शन वो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छूट चुका है, वो बाहर रह गया है ना। जो एरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर नहीं कर पाया है वो ये है, और जो कवर अप कर लिया है वो रेड कलर में हमें अपीयर हुआ है ना। तो इन दोनों पार्ट में से एक पार्ट को कहा जाता है ल्यूमिनल स्पेस और एक पार्ट को कहा जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। मतलब जो एरिया
साइटोप्लाज्म की वो एरिया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर अप कर चुका है उसको बोलेंगे ल्यूमिनल स्पेस। तो यहाँ का ल्यूमिनल स्पेस ये है, इसको बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस, ठीक है। और साइटोप्लाज्म की वो एरिया जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कवर नहीं हो पाई है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो गया, एक पोर्शन एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस और एक पोर्शन ल्यूमिनल स्पेस। साइटोप्लाज्म गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वही यहाँ पे बोला गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने साइटोप्लाज्म को टू अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन-कौन सा पार्ट? एक है ल्यूमिनल स्पेस और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। जो पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कवर कर लिया है वो है हमारा ल्यूमिनल स्पेस और जो नहीं कवर हो पाया है वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। The part of cytoplasm, part of cytoplasm covered by endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, ठीक है, वो कहलाता है ल्यूमिनल स्पेस। और जो रह गया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कवर कर पाया उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, part of cytoplasm is uncovered by endoplasmic reticulum is called extraluminal space। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किस तरीके से सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक था ल्यूमिनल स्पेस और एक है एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस, है ना। जो रेड पोर्शन आ गया जो कवर अप हो चुके हैं वो है हमारा ल्यूमिनल स्पेस और जो बाकी रह गया है जो कवर अप नहीं हो पाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो है एक्स्ट्राल्यूमिनल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्लासिफिकेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ना क्लासिफाई करते हैं। अभी हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आरईआर था एक और एक था एसईआर, वही एक क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्लासिफाई करना है तो कौन सी बेसिस का यूज करेंगे, है ना। किसी भी चीज का जब क्लासिफिकेशन होता है तो किसी न किसी बेसिस पे किया जाता है और यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्लासिफिकेशन हो रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of presence of ribosomes। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, राइबोसोम का प्रेजेंस। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसे हम डिक्लेयर करते हैं आरईआर। ठीक है, वो पोर्शन जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं RER and that stands for rough endoplasmic reticulum। ठीक है, RER और वो पोर्शन जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते उन्हें हम डिक्लेयर करते हैं SER। ठीक है, SER stands for smooth endoplasmic reticulum। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, टू टाइप्स। कौन कौन से? एक आरईआर और एक एसईआर। किस बेसिस पे? प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम की बेसिस पे। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो है हमारा आरईआर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट।
राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और जहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है उसे हम बोलते हैं एसईआर, एब्सेंट राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे एब्सेंट, ठीक है। अब राइबोसोम का फंक्शन तो हमने बताया था कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल दिया जाता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है वहां से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जहाँ नहीं प्रेजेंट है वहां प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। तो आरईआर में क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन। और यहाँ पे, ठीक है, तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आरईआर और एसईआर में डिवाइडेड है, एक जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और एक जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अब एक एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डीप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आर तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम और क्या कह सकते हैं, आरईआर कह सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया कि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये सिस्टर्नी पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने बताया था कि तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है सिस्टर्नी और एक ट्यूब्यूल, एक वेसिकल, ठीक है। तो ये सिस्टर्नी पोर्शन से बनते हैं, सिस्टर्नी, ठीक है। तो आरईआर के बारे में बताऊं तो ये क्या है, हमारे ऐसे पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पे राइबोसोम की प्रेजेंस होती है, राइबोसोम यहाँ पे ऑलवेज प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैपेबल होते हैं, कैपेबल टू फॉर्म प्रोटीन। और वो प्रोटीन कहाँ पे यूज होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। और टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जैसे अभी हमने डायग्राम जो बनाया था उसमें एक स्ट्रक्चर था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ था एक पोर्शन, और एक पार्ट जो था वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ था। सपोज ये है हमारी सेल, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, कुछ ऐसे पोर्शन थे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एक पार्ट इन होता था और एक पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, है ना। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट हमको दिखता है, एक पार्ट जो राइबोसोम जो पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो जाता है, और एक पार्ट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक है, ठीक है। तो जो पोर्शन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है और एक पोर्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है, ये टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये पार्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जो पोर्शन न्यूक्लियस की तरफ होता है वही हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस की तरफ वाला पार्ट है ये बनाएगा आरईआर, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ का पोर्शन है ये एसईआर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोर्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और उसके बाद जो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है वो एसईआर को कंपोजिट करता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और उसमें भी कौन सा स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर थे ना, एक था सिस्टर्नी, एक था ट्यूब्यूल्स और एक वेसिकल, तीनों मिलकर के पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करते थे। उसमें से सिस्टर्नी वाला पार्ट न्यूक्लियस की तरफ होता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस होता है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और वही आरईआर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और बाकी ये जो पार्ट है हमारा ट्यूब्यूल और वेसिकल, ये टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं और एसईआर को फॉर्म
राइबोसोम की सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम कहाँ पे बनता है। अगर सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा एरिया पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगर ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो उसके इनसाइड एक और लिटिल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है ना। तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है? न्यूक्लियोलस में प्रोटीन प्लस आरएनए, प्रोटीन प्लस आरएनए मिलाकर के न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए को कंबाइन करके न्यूक्लियस के इनसाइड जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वहां पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसमें पोर्स प्रेजेंट है ना। मेम्ब्रेन में भी क्या है? पोर्स प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। वो पोर्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, है ना। इन पोर्स की मदद से न्यूक्लियस क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करता है। जैसे सपोज राइबोसोम का फॉर्मेशन हो गया न्यूक्लियोलस में, ठीक है, राइबोसोम का फॉर्मेशन हो गया हमारे न्यूक्लियोलस में। अब यहाँ पे से राइबोसोम आ गया हमारे न्यूक्लियस में, राइबोसोम यहाँ पे आ चुका है राइबोसोम। ठीक, अब क्या होगा? जब राइबोसोम यहाँ पे आ चुका है तो अब वो न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर कोर, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर कोर। अब क्या हुआ कि राइबोसोम है फॉर्मेशन हो गया न्यूक्लियोलस में और फिर ये हमारे न्यूक्लियस में इंटर हुआ। इंटर होने के बाद ये न्यूक्लियर कोर के थ्रू बाहर आएगा। ये क्या है? एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हमारा राइबोसोम बाहर आ सकता है, ठीक है। अब राइबोसोम यहाँ से जब भी सेल को हमारे नीड होगी तो राइबोसोम न्यूक्लियस से इसी पैसेज के थ्रू, इसी न्यूक्लियर कोर के थ्रू ले सकती है, ठीक है। और हमें पता है कि इसी न्यूक्लियर कोर के पास से ही, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अराइज होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन। यहीं से ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहीं से फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब क्या होगा? जब भी राइबोसोम न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर कोर के थ्रू बाहर आने की सोचेंगे तो वो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है, कभी कभी तो वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में इंटर हो जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ये राइबोसोम आकर के ना इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे ऐसे स्टिक हो जाता है, ऐसे यहाँ से राइबोसोम निकलता है और आते आते ये साइटोप्लाज्म पे ना जाकर के कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे स्टिक हो जाते हैं। और ये उसी पोर्शन में होगा जो पोर्शन न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन के पास जाते जाते तब तो ये साइटोप्लाज्म में इंटर होने लग जाएंगे, लेकिन जो पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट है उस पे राइबोसोम अटैच होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। और क्या होगा कि जब राइबोसोम यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो जब इसका सरफेस अब जब है टच किया जाएगा ना तो ये थोड़ा रफ होगा। मतलब अगर कोई भी चीज ऐसे है, ठीक है, इसमें कोई भी अगर व्हीकल सपोज यहाँ पे कोई भी पर्सन चल रहा है या कोई चीज ड्राइव कर रहा है तो उसको एकदम स्मूथ वे मिलेगा, स्मूथली वो चला जाएगा, ठीक है, ये स्मूथ वे मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर रास्ते ऐसे ऐसे हो जाएंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज ड्राइविंग होगी तो क्या होगा? इसको डिफिकल्टी आएगी, स्मूथ वे नहीं मिलेगा, ठीक है, बार बार इसको ऐसे ब्रेकर्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये इसके लिए रफ सरफेस है। स्मूथ सरफेस पे कोई भी राइड इजीली एंड फास्टली हो सकती है, लेकिन रफ एरियाज पे राइड करना काफी डिफिकल्ट होता है ना। उसी तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम विजुअलाइज करते हैं माइक्रोस्कोप में तो उसका स्ट्रक्चर, उसका सरफेस ना हमें ऐसा दिखता है, उसका सरफेस कुछ इस टाइप का होता है। और ऐसे ही अगर जब हम फंक्शन देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो उसका सरफेस एकदम स्मूथ होता है, एकदम सिर्फ स्मूथ, है ना, एक प्लेन का होता है। और ये मल्टीपल प्लेन्स में ऐसे ट्रेवल हो रहा है तो ये क्या है? सरफेस इसका रफ हो जाएगा। मतलब अगर ये है हमारा स्मूथ सरफेस, पहले तो पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा स्मूथ ही रहता है, लेकिन जब राइबोसोम अटैच हो जाते हैं तो क्या होगा?
न्यूक्लियस से निकले राइबोसोम और आकर के अटैच होते हैं। तो अब क्या होगा, पहले तो ये रास्ता कुछ इस टाइप का था, है ना, सिंपली ट्रैवल हो जाता था। लेकिन अब अगर इस रास्ते को देखेंगे, अब अगर इस सरफेस को देखेंगे, तो उस पे हमें कैसा विजुअलाइजेशन होगा, ऐसे टर्न हुआ, फिर एक टर्न, फिर एक टर्न, जस्ट लाइक दिस, है ना। तो अब ये पहले की कंपैरिजन में स्मूथ नहीं रहेगा, इसीलिए इस सरफेस को बोल दिया जाता है कि ये रफ सरफेस हो गया, है ना। सरफेस क्या हो गया, स्मूथ नहीं है, अब रफ हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की वजह से ये जो सरफेस स्मूथ था अब वो रफ में कन्वर्ट हो गया, और इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये सरफेस स्मूथ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, नो राइबोसोम, है ना, राइबोसोम ही नहीं है, तो यहाँ पे सरफेस एकदम स्मूथ बना रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि राइबोसोम कैसे अटैच हो जाता है हमारे मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्नी स्टिक, जो कि एक पार्ट है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आर है उसके बाद में हमने ये जाना कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बन जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफोर से जब राइबोसोम एग्जिट होते हैं न्यूक्लियस को, तो वो आकर के कभी-कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे स्टिक हो जाते हैं, और तब उनका सरफेस रफ हो जाता है, जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो जाता है। और राइबोसोम की वजह से, जैसा कि हम जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये प्रोटीन के सिंथेसिस में कैपेबल हो जाते हैं, और ये प्रोटीन बाद में यूज हो जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस पर्पस में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है ना, और ये न्यूक्लियस की तरफ है, सिस्टरली पोर्शन मिलकर के इनको बनाते हैं। आरईआर का फंक्शन जो कि हमने जान लिया है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, वो कैसे करते हैं, कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होने लगता है वो भी बताएं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है, और राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और जब तक राइबोसोम यहाँ पे रहेंगे तब तक ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम इसका फंक्शनल यूनिट बन जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एसईआर। एसईआर के बारे में क्या है, एसईआर में बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दूसरा टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जहाँ पे राइबोसोम टोटली एब्सेंट हो जाता है ना, यहाँ पे नो राइबोसोम, राइबोसोम नहीं होते हैं। और राइबोसोम क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये हमारा है सेल, ठीक है, और ये उसमें रहा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज होगा फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी कुछ पोर्शन न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगी, नियर द न्यूक्लियस, और कुछ पोर्शन न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर अरेंज होते हैं, है ना। ये वो पोर्शन है जो न्यूक्लियस की तरफ है, और ये वो पोर्शन है जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है ना। और हमें पता है कि राइबोसोम कहाँ से एग्जिट हो रहा है, न्यूक्लियस से जब एग्जिट करता है तो इस एरिया में राइबोसोम आकर के अटैच हो जाता है, क्योंकि ये एरिया न्यूक्लियस की थोड़ा क्लोजर है, तो यहाँ पे राइबोसोम स्टिक होने की पॉसिबिलिटी होगी। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे राइबोसोम अटैच हो जाए, ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आते आते ना क्या होता है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फॉल होने लगते हैं, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, और फिर यहाँ पे पहुँच नहीं पाते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहाँ पे राइबोसोम पहुँच नहीं पाते, सरफेस को रफ नहीं बना पाते, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, SER stands for smooth endoplasmic reticulum, है ना, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। यहाँ पे नो राइबोसोम, राइबोसोम एब्सेंट है, तो जब राइबोसोम ही नहीं है तो यहाँ पे प्रोटीन भी नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो यहाँ नहीं है तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। ये टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेल मेम्ब्रेन के पास, ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तरफ, है ना, सेल मेम्ब्रेन की तरफ ये अरेंज होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन-कौन से स्ट्रक्चर मिलकर के एसईआर का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन करते हैं तो वो है ट्यूब्यूल्स और वो है वेसिकल। ये हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, अभी डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये और फिर ऐसे वेसिकल्स, तो ये सारे मिलकर के हमारे एसईआर का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी ये जो ये वाला पोर्शन होता है इसको आरईआर में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा, ये है न्यूक्लियस, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ पार्ट जो ऐसे अरेंज है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। इसी का कुछ पार्ट ये जैसे 3D स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अभी यहाँ पे विजुअलाइज तो नहीं हो सकता, लेकिन ना ट्यूब्यूल्स वाले स्ट्रक्चर यहीं से अराइज होते हैं, ऐसे ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर यहीं से ऐसे ऐसे अराइज होते हैं। इसी रेटिकुलम से अराइज हो गया हमारे ट्यूब्यूल जैसे स्ट्रक्चर जो एसईआर को बनाते हैं। वो इसके बिलो प्रेजेंट है, 3D स्ट्रक्चर में हम देख नहीं पा रहे, लेकिन ये जैसे अगर हमारा आरईआर दिख रहा है, सपोज ये आरईआर है, तो इसकी बैक साइड पे क्या प्रेजेंट है, एसईआर, ठीक है। एसईआर यहाँ पे लोकेट हो रहा है, अगर ये आरईआर है तो ये बैक साइड पे एसईआर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ऐसे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें मिलकर के बनाते हैं कौन, एसईआर बनाते हैं, ठीक है। फिर एसईआर के बारे में और क्या है, एसईआर के बारे में बोला है कि ट्यूब्यूलर वेसिकल में प्रोटीन को कंपोजिट करते हैं, ठीक है। और एसईआर के पास तो प्रोटीन नहीं है, आई मीन राइबोसोम नहीं है, तो ये प्रोटीन तो नहीं बना सकता, ये बात तो फिक्स है, ठीक है। प्रोटीन नहीं बन सकता तो कुछ ना कुछ तो एसईआर का फंक्शन होगा ही, है ना, कोई तो कोई फंक्शन होगा ही एसईआर का, और वो फंक्शन क्या है, लेट्स सी। जब राइबोसोम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जब राइबोसोम होता है तो वो प्रोटीन बनाते हैं, ये हमें पता है। लेकिन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा, तब वो लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब वो लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे, फैट फॉर्मेशन करेंगे, हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स फॉर्मेशन, ठीक है। तब वो इन सारी चीजों का फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ठीक है। राइबोसोम जब है तो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। इफ राइबोसोम प्रेजेंट तो क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन बनेंगे। लेकिन राइबोसोम एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट तो फिर प्रोटीन भी एब्सेंट, और प्रोटीन के अलावा तब क्या बनेगा, तब बनेगा लिपिड, फैट, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो हमारे एसईआर का फंक्शन है ये चारों क्या है, एसईआर के फंक्शन, एसईआर, एसईआर के ये काम, ठीक है। फिर अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर एक एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है, अगर एक एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है तो वहां उसको हम नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहते हैं। अगर वो प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है तो वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स, वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, डेस्मोटिब्यूल्स, जो क्या काम करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, दो नाइबरिंग सेल के बीच कम्युनिकेशन फॉलो करता है, या कनेक्शन फॉर्म्स बिटवीन two adjacent plant cells, ठीक है। प्लांट के केस में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स, जिनका काम क्या होता है, वहां पे इनका फंक्शन होता है प्लाज्मोडेस्माटा बनाना। और प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन होता है कि अगर प्लांट सेल है, दो प्लांट सेल आपस में बगल बगल प्रेजेंट है तो उनके बीच एक कम्युनिकेशन बनाता है। मतलब सपोज थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन ये है नहीं हमारे सिलेबस में। जैसे ये अगर ये प्लांट सेल है
एडजेसेंट, ये 2 एडजेसेंट प्लांट सेल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा कनेक्शन बन गया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। 2 एडजेसेंट प्लांट सेल है जिसको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक कनेक्शन बन जाता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से ही बन पाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अब इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो ये दोनों सेल हैं आपस में मटेरियल्स का एक्सचेंज करती हैं। जैसे हम लोग अपने डाइवर्स में मटेरियल अगर कम हो जाता है तो जाके ले सकते हैं ना, वैसे ये प्लांट सेल आपस में से मटेरियल्स का एक्सचेंज करती है। इनको अगर किसी चीज की जरूरत है तो ये प्रोवाइड करेंगे और इन्हें, तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये प्लाज्मोडेस्माटा, और ये किस चीज का बना है, डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक और टर्म है वो ये कि endoplasmic reticulum is also called sarcoplasmic reticulum. sarcoplasmic reticulum, sarcoplasmic reticulum का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस ये एक नाम है, ठीक है। मतलब क्या कि जैसे प्लांट की बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हमने कह दिया डेस्मोटिब्यूल, वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारी टाइप की सेल्स है ना, नर्व सेल्स हैं और जर्म सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में एक ये सेल होती है, उसका नाम है मसल सेल्स, है ना, मसल सेल्स। हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है डेफिनेशन, ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स, ठीक है। हमारी मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नॉर्मली और जो सारी सेल्स है उसमें उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और एक प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डेस्मोटिब्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कभी-कभी ये पूछता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो यही होता है कि जो हमारी मसल सेल्स है उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया, ठीक है। और अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया खत्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिनिश हो चुका है, ठीक है, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन फॉर्म सेल ऑर्गेनल था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गोल्गी apparatus, जो इसके बाद का सेल ऑर्गेनल हमारे बुक में मेंशन है। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन।